हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 1 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया को प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वो एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। जिन लोग के पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं वो, आपने देखा होगा, वो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उनको किताबें दिला सकें या फिर उनको वो संसाधन दे सकें जो एक सामान्य छात्र को मिलते हैं। वो अपने सीमित साधनों में भी धीरे धीरे यानी कि संयम से प्रयास करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक, दूसरों से किताबें लेकर काम चलाते हैं, ये भी एक संयम ही है कि दूसरों से किताबें लेकर खुद पढ़ते हैं। और वो निश्चित तौर पर आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे कि वो सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो कभी भी आपको भी सफलता एकदम से नहीं मिलेगी, आप धीरे धीरे प्रयास करिए, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उस लेवल को छू लेंगे जिस पे आपको होना चाहिए। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि तैयार होगी तेज विकास की जमीन। आज 11 बजे दूसरा यानी कि इस कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया जाएगा और वो पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दूसरी न्यूज़ है कि जारी रहेगी कृषि सुधार। ये स्टेटमेंट दिया है मोदी जी ने। नए साल की पहली मन की बात में प्रधानमंत्री ने लाल किले में उपद्रव पर दुख जताया है। और तीसरी न्यूज़ है कि तेजस मार्क 2 का अगले साल आना संभव, 2023 में होंगे तेज रफ्तार परीक्षण। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। तैयार होगी तेज विकास की जमीन। आज बजट आने वाला है, इसमें कई क्षेत्रों को उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से आवंटन किया गया था, राहत पैकेज दिया गया था, उसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही कि ये बजट कई संभावनाएं लेकर आएगा। क्योंकि जो पैकेज दिया गया था वो बजट के बाद दिया गया था, लॉकडाउन लगा था वो बजट के बाद लगा था, तो जो भी अर्थव्यवस्था में झुकाव या फिर बढ़ोतरी कुछ भी हुआ था वो सब लॉकडाउन के कार्यकाल में हुआ था। अब ये लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से अनलॉक हो चुका है एक तरीके से इंडिया, उसमें पहला बजट है ये। कोरोना के चुनौतीपूर्ण काल में केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो नीतियां लागू की हैं, सोमवार को पेश होने वाला आम बजट कमोबेश उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने वाला होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिन में 11 बजे आम बजट पेश करेंगी। यह दूसरा इस कार्यकाल का बजट होगा। इससे पहले 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। अब इसमें अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या क्या हैं, ये पॉइंट्स के तौर पर है, आप देख लीजिए। अर्थव्यवस्था की चुनौती। अब अर्थव्यवस्था की चुनौती है सरकार का खजाना खाली, राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड स्तर की तरफ है। इसमें ये पहला पॉइंट हो गया आपका। लगातार कोशिशों के बावजूद विनिवेश के मोर्चे पर नाकामी रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब भी संकट में है। हालांकि दिखाया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रफ्तार पकड़ी हुई है, लेकिन ये अभी भी संकट में है। बैंकों की वजह से वित्तीय सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है। एनपीए बढ़ता जा रहा है। दिखाया गया है कि एनपीए में कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीतिक विरोध की वजह से सुधारों पर मंडरा रहा है खतरा। अब क्या हो सकते हैं इसके उपाय, ये भी देख लीजिए। सुधारों पर साहसिक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी सरकार। देखिए, मोदी सरकार ने जब भी फैसले लिए हैं वो साहसिक फैसले लिए हैं। उन्होंने राजनीति से प्रेरित ना होकर, यानी कि लुभावने बजट ना देकर एक अच्छे बजट ही पेश किए हैं, जिसमें कि टैक्स कम किया गया है और एक किस्त के बाद यानी कि एक लेवल के बाद टैक्स ज़्यादा बढ़ाए भी गए हैं। नेक्स्ट है, खजाने की चिंता के बावजूद सरकारी खर्चे में नहीं होगी कटौती। राजस्व बढ़ाने के लिए कई सेक्टरों पर अतिरिक्त कर के आसार। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर दिख सकती है नई सोच, यानी कि कोरोना काल के बाद नई सोच दिख सकती है। कुछ सेक्टरों के नियमन के पेच ढीले किए जा सकते हैं, यानी कि कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें सख्त नियम है, उसमें कुछ ढीलापन लाया जा सकता है। देश की टैक्स व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की होगी कोशिश। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जारी रहेगी कृषि सुधार। ये बोला है मोदी जी ने।
एक दिन पहले ही कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को सरकार की तरफ से खुली वार्ता और 1.5 साल तक कानून के स्थगन का संदेश दे चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह समझने से नहीं चूक रहे कि किसानों में बदलाव और तकनीक का इस्तेमाल बेहतर हालात बना सकते हैं। रविवार को नए साल की पहली मन की बात में प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर शर्मनाक घटना का हवाला देते हुए कहा कि तिरंगे का अपमान देखकर उनको बहुत दुख हुआ। आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना होगा। लगभग आधे घंटे के संवाद में ही जहां उन्होंने कई सकारात्मक घटनाओं का जिक्र किया, वहीं बुंदेलखंड में उगाए जा रहे स्ट्रॉबेरी का भी उल्लेख किया। जाहिर है कि एक संदेश है कि किसानों को अपनी सोच और सपने बदलने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है तेजस मार्क 2 अगले साल आना संभव, 2023 में होगा तेज रफ्तार परीक्षण। तेजस जो भारत निर्मित लड़ाकू विमान है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक R माधवन ने कहा है कि स्वदेशी तेजस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान का और प्रभावी संस्करण अगले साल सामने आने की संभावना है। इसमें अधिक शक्तिशाली इंजन, अधिक आयुध क्षमता, अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और कई श्रेष्ठ वैमानिकी प्रणालियां होंगी। उन्होंने कहा कि इस युद्धक विमान के तेज रफ्तार संबंधी परीक्षण 2023 में शुरू होंगे। तेजस मार्क 2 को लेकर ढांचागत व अन्य काम काफी अच्छे से चल रहे हैं और इसका उत्पादन 2025 के आसपास तक शुरू किए जाने की संभावना है। माधवन ने कहा कि उन्नत संस्करण में बड़ा ढांचा, लंबी दूरी तय करने की क्षमता के साथ ही बेहतर रखरखाव होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ हैं कि वुहान के सी फूड मार्केट पहुंचा WHO और महाभियोग की कार्रवाई को एजेंडे से उतारने नहीं देंगे पार्टी नेता। ये स्टेटमेंट दिया है नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो कि महाभियोग चल रहा था ट्रंप के ऊपर। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि वुहान के सी फूड पहुंचा WHO। कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने चीन पहुंचा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का दल रविवार को वुहान के सी फूड मार्केट पहुंचा। कहा जाता है कि यहीं से कोरोना वायरस निकला था। वायरस का पता चलने के बाद चीन की सरकार ने वुहान में 76 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था। आरोप है कि चीन ने दुनिया से वायरस को लेकर झूठ बोला, जिसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। दल के सदस्यों को वुहान में मांसाहारी सामानों के सबसे बड़े बाजारों में शामिल बेंगझाओ बाजार में घूमते देखा गया। दल के चारों ओर चीनी अधिकारी और प्रतिनिधियों का बड़ा घेरा था। WHO के दल में पशु स्वास्थ्य, विषाणु विज्ञान, खाद्य सुरक्षा और महामारी विशेषज्ञ शामिल हैं। यह दल वुहान के उन 2 अस्पतालों का दौरा कर चुका है जहां महामारी की शुरुआत में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया गया था। दल ने वुहान में जो भी रिपोर्ट होगी उसको जल्द से जल्द पेश करने को कहा है। नेक्स्ट है महाभियोग की कार्रवाई को एजेंडे से उतरने नहीं दे पार्टी नेता। ये स्टेटमेंट दिया है जो बाइडेन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीनेट में अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के साथियों से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग की सुनवाई को छोटा रखने और इन्हें एजेंडे से उतारने नहीं देने का आग्रह किया है। उधर सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई का ट्रंप की तरफ से विरोध कर रहे 2 वकील बचाव पक्ष की टीम से हट गए हैं। व्हाइट हाउस के करीबी और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों और सहयोगियों का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप के खिलाफ फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो रही महाभियोग कार्रवाई से स्वयं को दूर रखेंगे। द हिल के हवाले से व्हाइट हाउस के एक सहयोगी ने कहा, हम हमेशा से जानते हैं कि यह होने वाला था। हम जानते हैं कि यह स्थिति होगी। और जिस तरीके से इन्होंने संसद पर अपने समर्थकों से एक तरीके से आप कहते हैं उत्पाद मचवाया था, उसके ही कारण इन पर महाभियोग की कार्रवाई चल रही है। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं कि लोगों की मांग पर होगी बजट की परख, और दूसरी न्यूज़ है अर्थव्यवस्था में सुधार की राह निकलने की उम्मीद। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। हर बार बजट से पहले वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी मांगों की फहरिस्त सौंपने का प्रचलन बहुत पुराना है। इस बार भी उद्योगों ने अपनी उम्मीदें सरकार से साझा की हैं। हर उद्योग की जरूरतें हैं और उसके अनुरूप मांगें अलग अलग होती हैं। निसंदेह उद्योग जगत की मांग पर भी बजट को परखा जाएगा। देखना होगा कि वित्त मंत्री उद्योग जगत की उम्मीदों को किस हद तक सुधारने में सफल रहती हैं। रियल एस्टेट में भी इस देश के रोजगार सृजन की काफ़ी क्षमता है। रियल एस्टेट ने काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया है। इस उद्योग को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें होंगी। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में सुधार की राह निकलने की उम्मीद।
अर्थव्यवस्था में रिकवरी हो रही है, ये आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, और बजट में इस दिशा में और गति की उम्मीद है। उद्यमी मान रहे हैं कि बजट से आर्थिक तंत्र में मजबूत सुधार का रास्ता निकलेगा। उद्यमियों का कहना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में फंड बढ़ाया जाना चाहिए। स्थानीय जरूरतों और कोरोना काल में लोगों के बदले रुझान को देखते हुए साइकिल उद्योग को प्रमोट करने की दिशा में भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है। इस सेक्टर को ब्याज दरों में कम से कम 5% की राहत की दरकार है, जिससे इंडस्ट्री में विस्तार होगा और नया निवेश भी आएगा। ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रधान एवं एवन साइकिल्स लिमिटेड के सीएमडी ओमकार सिंह पाहवा ने कहा है कि मौजूदा दौर में प्रदूषण को लेकर लोग काफी गंभीर है। प्रदूषण कम करने के लिए ई साइकिल एवं ई रिक्शा की मांग काफी बढ़ रही है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है विध्वंसकारी राजनीति का चरम। देश में कोरोना के मोर्चे पर हालात सुधरने के बावजूद राहुल गांधी मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोप से देश की छवि ही खराब हो रही है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ ए सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है सहजीवन की राह में कायम उलझने हैं। लिव इन रिलेशनशिप यदि सही होती तो इसकी रह रहे जोड़ों को अक्सर अदालती दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सामाजिक विज्ञान की प्रोफेसर ऋतु सारस्वत द्वारा। हालांकि ये आर्टिकल हमारे मतलब का नहीं है। तीसरा आर्टिकल है खेती में नए प्रयोग। जिस तरीके से खेती में अब नए नए प्रयोग करके उपज को बढ़ाया जा रहा है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। विध्वंसकारी राजनीति का चरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडोनियम ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही हम इस आपदा से लोगों का जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल WHO के मुखिया भारत द्वारा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे तमाम पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने के फैसले के आलोक में यह प्रशंसा कर रहे थे। पिछले 1 वर्ष में यह चौथा अवसर था जब WHO प्रमुख ने केंद्र सरकार द्वारा महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भारत में ही उनके उठाए गए कदमों का विरोध झेलना पड़ रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, खासतौर पर कांग्रेस उन पर लगातार हमले कर रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने, अगर हम नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के कदमों प्रयासों से ये सब हो पाया है, लेकिन पूरा श्रेय भारत सरकार का जाता है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी भारत को अपने प्रयासों पर खूब वाहवाही मिली है। अमेरिका ने भी WHO के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत दूसरे देशों की वैक्सीन जरूरतें पूरी करने के लिए तत्पर है। इसी बीच WHO स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम की स्वतंत्र निगरानी एवं सलाहकार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में महामारी से निपटने के उपायों पर हो रही राजनीति की आलोचना की है। यह रिपोर्ट राहुल गांधी जैसे नेताओं की ओर ही इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि सरकारों पर ऐसे आरोप से जनता का मनोबल गिरता है और इस अभियान को ठेस पहुंचती है। समिति का यही मानना है कि इस अप्रत्याशित संकट में दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है और व्यापक वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग के बिना इसे मात दे पाना मुश्किल है। ऐसे में यह बहुत दुखद है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता इस वास्तविकता को समझने में नाकाम रहे कि अपने छिछले आरोपों से लगातार केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही उन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा और समर्पण पर सवाल उठ रहा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना मरीजों का उपचार किया है। यह विध्वंसकारी राजनीति का चरम है। सौभाग्य से उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ समझदार नेता हैं जो उनकी राय से सहमत नहीं दिखते। नेक्स्ट आर्टिकल है सहजीवन की राह में कायम उलझने। पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अगर विवाहित महिला दूसरे पुरुष के साथ पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता है। सहजीवन के साथ एक विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है कि एक और परंपरागत सोच एवं नियमों को दरकिनार करके पुरुष और स्त्री विवाह किए बगैर एक साथ रहने का कदम उठाते हैं, विशेषकर महिलाएं जिन्हें आज भी भारत जैसे पुरुष सत्तात्मक देश में ऐसा कदम उठाने के लिए साहसी कहना अनुचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर
आर्थिक तौर पर अपने पुरुष साथी पर निर्भरता और अलगाव के समय उनसे गुजारे भत्ते की मांग उन्हें उसी परंपरा श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है जहां से अलग होने के लिए उन्हें सहजीवन पद्धति को स्वीकारा था। प्रश्न यह नहीं है कि सहजीवन कितना सही या गलत है, प्रश्न यह है कि युवा पीढ़ी को रिश्तों की गंभीरता को समझना होगा। यह स्वीकारना होगा कि शर्तों पर टिके रिश्तों की आयु लंबी नहीं होती। इनमें दो राय नहीं है कि विवाह स्वीकारयुक्त संस्था है। अगर वैवाहिक रिश्ते वर्चस्व की चाह में प्रेम और समानता की आधार भूमि पर आ खड़े हो जाएं तो संभव है कि सहजीवन के प्रति युवा पीढ़ी का आकर्षण कम हो जाएगा। नेक्स्ट है खेती में नए प्रयोग। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और खासकर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करते हुए जो पीड़ा व्यक्त की वह पूरे राष्ट्र की पीड़ा बननी चाहिए। इस दिन जो हुआ वह घोर अनर्थ था और उसकी कोई कल्पना नहीं करता। दुर्भाग्य से किसानों के नाम पर देश को शर्मसार करने वाला यह अनर्थ हुआ। इसे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इस घटना की गंभीरता को समझने से जानबूझकर इनकार करने के साथ किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान उन मांगों को मानने से बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो दिल्ली को घेर कर बैठे कुछ किसान संगठनों की ओर से की जा रही है। यह अच्छा हुआ कि किसानों की समस्या के हल के एक तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा। उन्होंने यह जिक्र बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती का उल्लेख करके किया। निसंदेह इस तथ्य से अवगत होना सुखद आश्चर्य का विषय है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। स्पोर्ट्स न्यूज में एक न्यूज है हमारे लिए कि एनएसएफ की मान्यता बढ़ाने का फैसला अनुचित, हाईकोर्ट। राष्ट्रीय खेल संगठनों की मान्यता बढ़ाने और खेल संहिता का पालन करने के लिए उन्हें 6 महीने से 1 साल का समय देने के केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुचित करार दिया है। मान्यता बढ़ाने का फैसला निरर्थक न जाए इसके लिए अदालत ने इस मामले की बारीकी से निगरानी करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति विपिन सांधी व न्यायमूर्ति नजमी बजीरा की पीठ ने कहा है कि ऐसे संगठन जो खेल संघों के अनुरूप नहीं हैं और राष्ट्रीय खेल संहिता का अनुपालन नहीं करते हैं वह केंद्र सरकार से कोई अनुदान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। तो ये आज का यानी कि 1 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।